हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की तैयारी सीरीज़ के इस वीडियो में हम आकर आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने पृथ्वी की संरचना में आंतरिक संरचना और बाह्य संरचनाओं में मैदान तक का कवर कर लिया था। अब हम देख लेते हैं वायुमंडल के बारे में। तो पृथ्वी के बाहर वायु की एक परत है जिसके कारण यहाँ पे जीवन संभव हो पाया है, उसे हम कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में सामान्य तौर पे 71% जो गैस है वो नाइट्रोजन है, 26% के आसपास जो गैस है वो ऑक्सीजन है। तो हम जो श्वास में लेते हैं वो ऑक्सीजन ना लेकर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्स लेते हैं, और उसके बाद 3% जो है अन्य गैसें हैं। गैसों में कुछ जो गैसें हैं वह क्या करती हैं कि सूर्य के किरण से आने वाले ताप को जो धरती पर पड़ने के बाद परावर्तित होती हैं उसे वायुमंडल में सोख कर रख लेती हैं, जिसके कारण वायुमंडल जो है गर्म रहता है। इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें जो सूर्य प्रकाश से मिलने वाले ताप को अवशोषित करके रखती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। विज्ञान में इसे लिखते हैं CO2, NO2 या फिर NO3 है। कुछ मानव निर्मित भी ग्रीन हाउस गैस हैं, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर से निकलता है दोस्तों। तो ये सारी गैसें जो है वायुमंडल को गर्म रखने में सहायता करती हैं। फिर हम देख लेते हैं पृथ्वी के बाहरी परत से वायुमंडल का जो ये लेयर है वो कुछ भागों में बटा हुआ है, कुछ लेयर्स में बटा हुआ है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर तक का जो रेंज है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। ज्यादातर जो हलचल होते हैं, जैसे बादल का बनना गरजना, बारिश का होना, ये सारी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। फिर 10 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर का जो रेंज है उसे हम कहते हैं समताप मंडल। जो एयरप्लेन्स हैं वो इसी मंडल में गमन करते हैं। समताप मंडल में दोस्तों एक महत्वपूर्ण लेयर होती है लगभग 30 किलोमीटर के रेंज में, वो लेयर होती है ओजोन गैस की। ये क्या करता है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को, पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है, और इसके कारण जो बहुत सी बीमारियां, जो जानलेवा बीमारियां हमें हो सकती हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ओजोन जो है, प्रदूषण के कारण ओजोन की परत में जो है क्षय हो रहा है, उसमें छेद हो रहा है, इसीलिए प्रदूषण को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। फिर 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर का जो रेंज है उसे हम कहते हैं मध्य मंडल, और 50 से 300 किलोमीटर के बीच जो रेंज है उसे हम कहते हैं बाह्य मंडल। इसी रेंज में जो है, जो आपके रेडियो तरंगे होती हैं वे गमन करती हैं, रेडियो तरंगे। और इसके बाद का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं बहिर्मंडल।
तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओजोन किस मंडल में पाया जाता है, बादल किस मंडल में पाए जाते हैं। प्रश्न आपसे पूछता है सर्वाधिक हलचल जो है किस मंडल में होता है, तो है आपका क्षोभ मंडल में। ये तो हो गई वायुमंडल की बातें। अब हम देख लेते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जानने से पहले हम देख लेते हैं कि विश्व में भारत की अवस्थिति क्या है। तो भारत जो है 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर पर है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो विश्व में लगभग 195 देश हैं। पृथ्वी को जो है जब एक मॉडल के रूप में बताया जाता है, तब हम ग्लोब की सहायता लेते हैं। ये एक रेप्लिका होती है, एक मॉडल होता है पृथ्वी का। तो इस ग्लोब पर जो है कुछ खड़ी रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जाती हैं, और कुछ तिरछी रेखाएं होती है, क्षैतिज रेखाएं होती हैं। तो जो खड़ी रेखाएं होती है उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, इनकी संख्या 180 है। और जो तिरछी या फिर क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। अब इन अक्षांश रेखाओं को जो है अंश से ये माना जाए कि अगर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को एक सीधी रेखा जोड़ती है जो उसका अक्ष है, तो फिर कोई भी स्थिति उस अक्ष से कितनी झुकी हुई है, तो जो झुकाव होता है उसे हम कोण से नापते हैं, अंश से। उसके आधार पर देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं के जो मान होते हैं वो अंश में बताए जाते हैं। तो इसमें से कहीं पर भी अगर कोई देश या फिर कोई स्थान स्थित होगा तो उसकी स्थिति जो है हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति के आधार पर बताते हैं। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देख लेते हैं। तो जो अक्षांश रेखा पृथ्वी के बीचों बीच होकर जाती है और पृथ्वी को दो अर्ध भाग में डिवाइड करती है, उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इससे 23.5 अंश, अभी अक्षांश में ये 0 अंश का होगा, इससे उत्तर की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ 23.5 डिग्री पर होता है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री ही दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है मकर रेखा। भूगोल में ये सब महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास जो है सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पाया जाता है। फिर जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं तो जो गर्मी है वो कम होती जाती है। तो भारत की जो अवस्थिति है, जैसा हम देख रहे हैं, वो 8 अंश से लेकर 37 अंश उत्तरी अक्षांश की तरफ है, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर है। और 23.5 डिग्री पर चूंकि कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ कहीं पर हमारा जो देश है उसमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण ही भारत में जो है गर्मी बाकी देशों की अपेक्षा ज़्यादा पड़ती है। तो ये हमने देख लिया भारत की अवस्थिति। अच्छा, ये तो हो गए 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। विश्व में समय का निर्धारण करने के लिए 0 अंश देशांतर रेखा को मानक समय मानने के लिए लिया गया है। मानक समय के लिए इसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा ये जो है लंदन से होकर गुजरती है। लंदन से होकर गुजरती है। भारत में मानक समय लेने के लिए
जो रेखा है वो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। और ग्रीनविच समय रेखा से, वहाँ पे जो मानक समय है उससे हमारे देश का जो समय है वो 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट प्लस है, यानी आगे है। ये तो ही अवस्थिति की बात। क्षेत्रफल देख लेते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो जनसंख्या है 2011 की जनसंख्या, जो लास्ट जनसंख्या हुई थी उसके अनुसार 121 करोड़। और विश्व बैंक या WHO की माने तो वर्तमान में ये जो जनसंख्या है ये 139 करोड़ पहुंच चुकी है 2021 की स्थिति में। जनसंख्या की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सेकंड सबसे बड़ा। चीन जो है प्रथम स्थान पर है। विश्व की लगभग 17.7% जनसंख्या जो है इस देश में रहती है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये 7वें नंबर पे है। लंबाई, तो ये जो एरो मैंने बताया हुआ है मैप में या फिर मानचित्र में, मानचित्र जो होता है उसमें हमेशा ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण, इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। तो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से जो पश्चिम है, भारत की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। और उत्तर से जो दक्षिण है भारत की लंबाई वो है 3214 किलोमीटर। मानक समय के बारे में हमने देख लिया। अच्छा, तो कर्क रेखा जैसा हमने देखा भारत से होकर गुजरती है। देख लेते हैं किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो वो जो राज्य हैं, आप लेफ्ट से चलते चलिए। राजस्थान, एक्चुअल में गुजरात पहले आएगा, गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं जिनमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तो हो गई भारत की अवस्थिति। अब देख लेते हैं भारत की जलवायु और भारत के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बारे में। दोस्तों, भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, मानसूनी प्रकार की। अच्छा, उष्णकटिबंधीय का क्या मतलब हो गया? तो कटिबंध मतलब कमर पे बंध। तो जैसा हम देख रहे हैं, जो ग्लोब हमने देखा था उसमें जो अक्षांश रेखाएं हैं, तो भूमध्य रेखा जो है वो उनके कमर में बंध की तरह है। हमने देखा था कर्क रेखा के पास है बिल्कुल भारत जो है, इसलिए वहाँ पे गर्मी अधिक पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय। मानसूनी, भारत के जो जलवायु है वो मानसूनी पवनों का यहाँ पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। जलवायु का उल्लेख हुआ है तो देख लेते हैं, एक टर्म आता है मौसम। तो मौसम जो होता है दोस्तों, किसी क्षेत्र की जो वायुमंडलीय स्थिति होती है उसकी क्षणिक वायुमंडलीय स्थिति, बहुत कम समय के लिए, दिन के लिए या घंटों के लिए, घंटे या दिन के लिए जो होता है उस स्थिति को हम कहते हैं मौसम। और जलवायु का मतलब होता है वहाँ की जो औसत मौसम की स्थिति होती है। औसत मतलब वो सालों के हो सकते हैं, 20-30 साल के जो औसत वहाँ पे मौसमी दशाएं होती हैं उसको हम कहते हैं जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है भारत की। फिर हम देख लेते हैं वर्षा। तो भारत में जो वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो भारत की स्थिति जो हम देखते हैं, भारत की जो स्थिति हम देखते हैं, क्या पाते हैं कि यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ है अरब सागर, अरब सागर। ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हालांकि ये बताना नहीं पड़ना चाहिए, मैप में जो होता है हमेशा ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। तो दक्षिणी पश्चिमी, तो दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं हैं यहाँ से उठती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है अरब सागर से उठती हैं। तो जो मानसूनी वर्षा जो होती है भारत की शुरुआत जो जून जुलाई से होती है, जून जुलाई से जो मानसून की शुरुआत होती है वो अरब सागर से उठती है। और ये हवाएं जो है उठती है, उत्तर में इनको मिल जाती है हिमालय, हिमालय से जाकर टकराती हैं और हिमालय की घाटी में और उस हिमालय के जो मैदान है उस पर वर्षा कराती हैं। तो हमने देखा होगा कि जो मानसून आता है वो केरल से, सामान्य तौर पे जब हमको समाचार में सुनने को मिलता है कि केरल से मानसून ने दस्तक दी है, ऐसा समाचार सुनने को मिलता है। तो अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं उठती हैं दक्षिणी पश्चिमी, वो भारत में मानसून लेकर आती हैं। वर्षा की जब बात आ गई है तो मासिन राम, मासिन राम एक स्थान है मेघालय पे जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा मासिन राम, मेघालय, मेघ धन आलय, मेघ का घर, सही है। तो सबसे कम वर्षा भी देख लेते हैं। सबसे कम वर्षा होती है थार के रेगिस्तान में होती है जो कि राजस्थान में है। फिर भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं। तो भारत जो है के उत्तर में पूर्व तक फैला हुआ है हिमालय, ये जो क्षेत्र है जिसमें राजस्थान का कुछ भाग और आपका पंजाब हरियाणा आता है, ये है हमारा सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान। फिर उसके बाद ये जो पूरा एरिया है ये है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। ये जो भाग है ये कहलाता है पश्चिमी, पश्चिमी घाट या पश्चिमी घाट का मैदान। उसी तरीक़ा से ये एरिया हो गया पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और ये जो एरिया है ये हमारा कहलाता है दक्कन का पठार। इसके अलावा भी छोटे छोटे पठार, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे बस्तर का पठार अवस्थित है, पर मुख्य रूप से भौगोलिक जो क्षेत्र हैं भारत के वो इसी तरीके से हैं। खासी गारो की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसा मैंने पिछली क्लास में देखे थे, सबसे पुराना जो पहाड़ है यहाँ का, जो पर्वत है वो है अरावली पर्वत श्रेणी, और हिमालय जो है सबसे नवीन, ये आप याद रखिएगा। ये भौगोलिक क्षेत्र देखने के बाद हम देख लेते हैं संसाधन। संसाधनों के जानने के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं संसाधनों के प्रकार के बारे में। महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें से आता है। तो संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। पहला वो होते हैं संसाधन जिनको नवीकृत किया जा सकता है या जिनको फिर से उपजाया या फिर बनाया जा सकता है। तो नवीनीकृत संसाधन, रिन्यूएबल, नवीनीकृत या नवीकरण योग्य, रिन्यूएबल जिसको बोलते हैं, और अनवीनीकृत, अनवीनीकृत जिनको नहीं किया जा सकता, नॉन रिन्यूएबल। तो सबसे पहले देख लेते हैं अनवीनीकृत संसाधन। तो खनिज संसाधन है, जैसे जितने भी खनिज हम निकालते हैं, खनन से बनता है खनिज शब्द, जो खोद के निकाला जाता है जमीन से, वह कहलाते हैं खनिज। तो कोयला, लोहा
और आपके सोना, हीरा, ये सारे के सारे जो हैं, तांबा, ये सब खनिज हैं। कोयला जो है ऊर्जा के लिए प्रयुक्त होता है, फिर पेट्रोलियम जो है वो भी ऊर्जा के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये सारे जो संसाधन हैं वो अनवीनीकृत हैं, यानी थोड़ी देर बाद ये समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनका निर्माण जो है लाखों करोड़ों वर्षों में हुआ है। तो जैसे ये आपके खनिज हैं, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सब के सब जो हैं अनवीनीकृत, नॉन रिन्यूएबल संसाधन है दोस्तों। एक बार अगर ये समाप्त हो गए तो दोबारा पता नहीं कितने करोड़ों वर्ष बाद मिलेंगे, इसलिए इनका जो है सोच समझकर यूज़ किया जाना बहुत आवश्यक है। फिर कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनको फिर से बनाया जा सकता है या जिनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है, जैसे सनलाइट है, सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा संसाधन कैसे है? ऊर्जा मिलती है इससे, तो हम जो है सोलर प्लांट या फिर सोलर बैटरी लगाकर उससे जो है बिजली उत्पादन कर सकते हैं। पेड़ पौधे तो अपने एनर्जी के लिए सूर्य प्रकाश का प्रयोग करते ही हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश है, या जल है, जल का चूंकि साइकिलिंग होते रहता है, जल चक्र चलता है, तो जल जो है हमको फिर से मिल सकता है। फिर जैसे जंगल है, जंगल अगर काटे गए हैं तो जंगल फिर से उगाए जा सकते हैं। तो ये सब जो होंगे वो नवीनीकृत। अगर एक नंबर में आपसे पूछे तो पूछ सकता है कि निम्न में से कौन अनवीकृत संसाधन है और कौन सा नवीनीकृत, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल संसाधन है। ये सीधा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं खनिज संसाधन में पहला खनिज संसाधन। आइए भारत के कुछ महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों पर नजर डालें। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कोयला, बहुत महत्वपूर्ण है ऊर्जा के लिए। तो भारत में जो है कोयले का वितरण सामान्य तौर पे 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। पहला है दामोदर नदी घाटी। तो दामोदर नदी घाटी में जो है आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र आ जाते हैं। झारखंड में आपका धनबाद है, धनबाद, पश्चिम बंगाल दुर्गापुर। फिर महानदी घाटी, महानदी घाटी में जो है आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ध्यान रखने लायक बात यह है, क्योंकि महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से ही होकर गुजरती है, तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ही उसके एरिया होंगे। फिर सोन नदी का, सोन नदी घाटी, तो छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। फिर गोदावरी, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। अगला हम देख लेते हैं। अच्छा, कोयले का उपयोग क्या होता है? तो जैसा मैं बताया, ताप विद्युत के लिए, ताप विद्युत के लिए, क्योंकि देश में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है विद्युत का वो ताप विद्युत से ही होता है, उसके लिए कोयले की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे एनटीपीसी है आपके कोरबा में, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, उसके कारखाने लगे हैं। फिर लोहा, आयरन के लिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा का प्रयोग होता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो छत्तीसगढ़ का जो बैलाडीला है, बैलाडीला, वो विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क का निक्षेप है। विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क का निक्षेप है बैलाडीला में, लौह अयस्क। इसकी जो सप्लाई है विशाखापट्टनम से होकर जापान को की जाती है। फिर बॉक्साइट, तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। एल्यूमिनियम, फाइटर प्लेन या फिर हवाई जहाज बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। इसके अलावा आज हम लोग देखते हैं आजकल जो जो खिड़की दरवाजे हैं वो भी एल्यूमिनियम के बनाए जा रहे हैं, कुछ बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के। तो वो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो आपका बाल्को है,
भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कोरबा में, यहाँ पे एल्यूमिनियम का ही उत्पादन होता है। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो हैं वो बॉक्साइट के या लोहे के उत्पादन या यहाँ पे इनके खनिज पाए जाते हैं। तो ये आप देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। सोना कर्नाटक की जो कोलार खाने हैं, कोलार की जो खाने हैं सोना उत्पादन के लिए, छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं सोना खान जो एरिया है। फिर डोलोमाइट मतलब होता है चूने का पत्थर, चूने का पत्थर। क्या यूज होता है इसका, इस्पात कारखानों में जाता है, इस्पात कारखानों में, सीमेंट बनाने में इसका, सीमेंट कारखानों में जाता है, सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ दोस्तों वर्तमान में 11% से भी अधिक, देश के कुल उत्पादन का 11% उत्पादन जो होता है छत्तीसगढ़ में होता है। रायपुर, बलौदाबाजार जिले में आपने देखे होंगे जो सीमेंट बनाने की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। इसके अलावा हालांकि और बहुत से खनिज हैं, परंतु जैसा मैंने 10वीं का सिलेबस देखा था, 10वीं के बुक्स मैंने देखे थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में कुछ पूछा नहीं गया है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो 7 क्वेश्चन भूगोल से पूछे जाने हैं, इतने में हम शायद लगभग कवर कर चुके होंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ सामान्य जानकारी हम देख लेते हैं। वन संसाधन के बारे में हमने देखा नहीं है। अच्छा, कुछ यहाँ पे बचे हुए हैं, जैसे मृदा के बारे में। तो 6 प्रकार की मृदाएं सामान्य तौर पे भारत में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क, वन, काली, लाल पीली। समझ लेते हैं। तो जो पानी के द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है नदियों के द्वारा, वो होती है जलोढ़ मृदा। तो जो बजरी भूमि होती है, जिसमें ह्यूमस कम होता है, मृदा कम होती है, पानी सामान्य तौर पे बह जाता है, जिसको भाटा मिट्टी बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, वो होती है लेटराइट। शुष्क मृदा मतलब रेत, जैसे रेगिस्तानों में पाया जाता है। वन मृदा मतलब वन की भूमि। काली मिट्टी काली होती है, चटक जाती है सूखने पर, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और लाल पीली मिट्टी, तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है, भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी वो है लाल मिट्टी। सबसे ज़्यादा भारत में जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। जल में नदियों के बारे में पूछ सकता है आपके बारे में। तो जैसे हम जान रहे हैं, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। पुण्यदायिनी नदी या फिर पवित्र नदी भी उसी को बोलते हैं। जल संसाधन में जो सबसे लंबा बांध है भारत में, सबसे लंबा जो बांध है वो महानदी पर बनी हुई है। सबसे लंबा बांध जो है उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। सबसे ऊंचा जो बांध है वो है भाखड़ा नांगल। सबसे लंबी जो नहर है, नहर सबसे लंबी, वो पंजाब से राजस्थान आई हुई है, लगभग 960 किलोमीटर लंबी, जिसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। वन के बारे में देख लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जलवायु संतुलन के लिए, पर्यावरणीय संतुलन के लिए लगभग 33% वनों का होना आवश्यक है, परंतु भारत में ये जो है 21.67 ही है। ये 2019 का डेटा है। हर 2 साल में ये डेटा पब्लिश होता है। तो लास्ट टाइम पब्लिश हुआ था 2019 में 21.67। आशा करता हूँ भूगोल में आपके फुल में से फुल मार्क्स लाने के लिए ये सहयोगी होंगे। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।